हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं किशन वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम हट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सुबह सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में हो तो गुड आफ्टरनून और शाम को है गुड इवनिंग, गुड नाइट। इस चैप्टर को पूरा समझने के बाद कीजिएगा। आज हम आपकी सिविक्स का लेसन नंबर 2 फेडरलिज्म, जिसे संघवाद कहते हैं, वो करने वाले हैं। तो बस हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो स्लाइड्स हैं वो एज अ नोट्स आपके लिए हैं। ये स्लाइड्स के थ्रू अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इस फेडरलिज्म चैप्टर का ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लेसन संघवाद की, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म कहते हैं। तो आप सबकी आज्ञा हो तो शुरू करें। वेरी गुड, आपने दे दी आज्ञा, बहुत अच्छा लगा। चलिए फेडरलिज्म, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बेल्जियम और जो श्रीलंका है, बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर जो पावर शेयरिंग का मेथड था, किस तरीके से किसने पावर शेयर की, किसने पावर शेयर नहीं की, जिससे कंट्री की जो है कंडीशन कैसी बनी, कहाँ कंफ्लिक्ट हुए, कहाँ कुछ सब कुछ सही हो गया था। तो वो कंसेप्ट है, वो उसे थोड़ा सा इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ाया गया है। तो व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड। मतलब संघवाद सरकार का एक वो सिस्टम है, एक वो तंत्र है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब जो बंटवारा है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है, जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स किसको दे रखी है? स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में बिल्कुल फ्री है, उसको जो कुछ बातें बता रखी है, उसको जो पावर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगी। इधर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये भी अपने काम करने में क्या है? बिल्कुल फ्री है। तो जो शक्तियों का बंटवारा है, एक सेंट्रल अथॉरिटी जो अलग अलग यूनिट्स में अपनी पावर को डिवाइड कर देती है, तो वो कहलाती है पावर शेयरिंग। और इस सिस्टम को जो है हम लोग कहेंगे फेडरलिज्म कहेंगे। तो डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर है। सिंपल भाषा में सिस्टम इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन या अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की अलग अलग यूनिट्स में जहां पावर को शेयर किया जाता है, दैट इज नोन एज फेडरलिज्म। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। अब जहां फेडरलिज्म होगा, ऑब्वियसली जहां पावर शेयर होगी वहां गवर्नमेंट के क्या होंगे? लेवल होंगे। तो मैं अभी आपको फीचर्स हम शुरू कर रहे हैं कि जहां फेडरलिज्म हो गए, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। 5 मार्क्स का जो बड़े मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये आपका बनेगा कि जो फेडरलिज्म है उसके फीचर्स बताओ। तो चलिए नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जहां भी फेडरलिज्म होगा वहां पावर शेयर जहां होगी, पावर जाहिर सी बात है 2 में होगी या 2 से ज्यादा लोगों में होगी। तो पहला फीचर यह है कि जहां भी फेडरलिज्म होगा वहां गवर्नमेंट के 2 लेवल्स या मोर देन 2 लेवल होंगे। एक अपर लेवल होगा, फिर उसके नीचे लोअर लेवल होगा, उसके नीचे भी लेवल हो सकते हैं। हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद कौन सी आती है? लोकल गवर्नमेंट आती है। सेकेंड, पूरे देश की जो क्या होती है? एक सरकार होती है जो क्या करती है? वो कॉमन सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट के हैं उनको ध्यान देती है, ठीक है। और जो प्रोविनेंस या जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है? अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, अपने स्टेट को। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना काम, अपना डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो आप बिल्कुल फ्री वे में बिल्कुल आराम से कीजिए। चलिए 2 वो थे। इसके बाद यहाँ पे हेडिंग बना दी मैंने कि क्या क्या की फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। जो पीछे मैंने 2 पॉइंट्स बताए वो भी आप फीचर्स में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। या फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन आएगी उसको थोड़ा बड़ा लिखना आपने हो तो वो दोनों पॉइंट उसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फीचर्स देखते हैं किसके? फेडरलिज्म के बच्चों। नंबर 1, 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। जहां फेडरलिज्म होगी वहां पे 1 या 2 या 3 या कितने भी जो क्या हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहां की गवर्नमेंट पे। मोर देन 2 टीयर्स जो है गवर्नमेंट के आपको वहां पे मिलेंगे। सेकेंड, अलग अलग टीयर्स, गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स जो होते हैं एक ही सिटीजन पे क्या करते हैं? रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल्स चलेंगे, मुझ पे स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल चलेंगे, और मेरे जिस लोकल लेवल पे मैं रहता हूं, वो चाहे पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, उनके रूल्स भी मुझ पर क्या होंगे? लागू होंगे। तो एक ही सिटीजन को गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। चलिए एग्जाम हट यहां से, चलिए आप थोड़ा सा यहां रख देते हैं, ये हमारे ऊपर आ रहा है।
चलिए सॉरी। और एक ही नागरिक पे, एक ही सिटीजन पे, सेम सिटीजन पे अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, रूल्स करती है। उसके बाद लेकिन हर टीयर का अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, सपोज करो आपको ये घर दे दिया, इस घर में आपको जो पंचायती करनी है वो कर लीजिए, आप इस घर में कोई पंचायती नहीं करेंगे। तो यही होता है अधिकार क्षेत्र। हर सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सब के अधिकार क्षेत्र जो है वो क्या कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं। कहां तक वो कानून बना सकते हैं, कहां तक वो टैक्स ले सकते हैं और कहां तक वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर उस टीयर पे जिसका जहां जुरिस्डिक्शन होगा वहां तक बस। और हर लेवल का जाहिर सी बात है, अगर पावर को शेयर करना है तो पावर को शेयर करने के लिए बहुत ज्यादा चीज ये जरूरी है कि उनके जो अलग अलग मतलब अधिकार क्षेत्र है, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कर देगा, रिटर्न में कर देगा। क्योंकि वो वक्त अलग था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन आजकल लिखित में चीजें बहुत होनी जरूरी है। तो जहां पर भी आपका फेडरलिज्म होगा वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, एक्सक्यूज मी, वहां पर एक संविधान जरूर होगा। और संविधान में हर लेवल के जो है राइट्स हैं वो क्या कर देंगे, स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी एक लेवल चेंज नहीं कर सकता। संविधान में अगर कोई भी बदलाव करना है तो सबको मिलके करना होगा। जितने भी लेवल्स हैं उन सबसे पूछा जाएगा, उनकी सहमति बनने के बाद ही क्या किया जाएगा, संविधान में किसी भी प्रकार का जो है बदलाव किया जाएगा। ये है की फीचर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बेटा, फेडरलिज्म के। उसके बाद इसी में और आगे चलेगा, कोर्ट्स, जहां पे भी फेडरलिज्म होगा वहां पे कोर्ट्स को, न्यायालयों को सबसे ज्यादा पावर दी जाएगी। संविधान को बदलना है, कुछ भी करना है तो पावर किसके पास होगी, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के पास होगी। क्योंकि कोर्ट जो होती है वो हाईएस्ट अंपायर के तौर पे काम करती है। जाहिर सी बात है, न्यायालय हमारे भारत में जुडिशरी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा गया है, जो अपने हिसाब से क्या करेगी, काम करेगी। कोई भी डिस्प्यूट अगर होती है उस डिस्प्यूट को वो क्या करेगी, सॉल्व करेगी। Source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. झगड़ा जो होता है वो किसका होता है बेटा, पैसे का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेगी, लोकल गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेगी, ये सब बातें संविधान में स्पष्ट भाषा में क्या कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं। तो ये जो है बनते हैं हमारे की फीचर किसके, फेडरलिज्म के। उसके बाद और भी बनते हैं कि फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव बताओ। देखो फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हैं, ड्यूल ऑब्जेक्टिव है बेटा। नंबर 1, कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना। अगर जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में आजाद हो जाएंगी, सारी कंट्री की यूनिटी खत्म हो जाएगी। तो कंट्री की यूनिटी बनाने के लिए फेडरलिज्म बहुत जरूरी है। और रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग बोलियों के लोग रहते हैं, अगर इनको ऑटोनॉमी ना दी जाए, जैसे हमने पढ़ा सिन्हाला स्पीकर्स ने तमिल को नेग्लेक्ट किया और नतीजा क्या निकला, सिविल वॉर जो था वो एक उनका क्या बना, बहुत बड़ा नतीजा बना, जो आपको बताता है कि जहां फेडरलिज्म नहीं होगा, पावर शेयरिंग नहीं होगी, वहां कितनी दिक्कतें जो है वो आ सकती हैं। इसलिए फेडरलिज्म किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है कि हर लेवल जो है वो एग्री हो क्या करने के लिए, पावर शेयर करने के लिए। उनको एक दूसरे पे विश्वास भी होना चाहिए। तो एक आइडियल फेडरल सिस्टम जो होता है ना, वो ट्रस्ट पे और एग्रीमेंट पे क्या करता है, काम करता है। जाहिर सी बात है भाई, मेरी पावर इतनी है, तेरी पावर इतनी है, ना मैं तुझे परेशान करूं और ना तू कमबख्त मुझे परेशान करेगा, इसी के ऊपर चलेगा। चलिए अब आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म या फेडरेशन, संघवाद के प्रकार बताइए। तो हम लोग करते हैं, सुनिएगा, पेपर में 2 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कई बार एग्जाम के अंदर आया है। मतलब 2 टाइप के जो है फेडरलिज्म होते हैं। एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक जो आप पढ़ रहे हैं बोर्ड पे वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की हम लोग बात करें, क्या होता है कि जब छोटे छोटे स्टेट्स जो होते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, वो आपस के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट पे मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और कहती हैं कि क्योंकि छोटा स्टेट होगा, छोटी कंट्री होगी, तो शायद वो अपना इतना डेवलपमेंट ना कर पाए, प्लस के अंदर बड़ी पावर्स हो सकता है उन पे कल को कब्जा कर ले। तो छोटी छोटी कंट्री मिलकर जब एक बड़ी यूनिट बना देती है तो कहलाता है, आ जाओ पास आ जाओ, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहलाता है। एग्जांपल आपको यूएस से पता होगा, कितनी बड़ी पावर है, बस वो छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर इकट्ठे हुए थे, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर आता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आता है। अब इंडिया जैसी कंट्री जहां ऑलरेडी इतने सारे स्टेट हैं जो बड़ी कंट्री के बराबर हैं, तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, एक बड़ी कंट्री
में छोटी छोटी यूनिट्स को पावर दे दी जाती है अलग अलग लेवल पे। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, हरियाणा को पावर है, पंजाब को, हर एक स्टेट को सेपरेट क्या दे दी गई है, पावर दे दी गई है। जिससे फायदा क्या हो रहा है, जिससे फायदा ये हो रहा है कि पूरी कंट्री अब क्या है, यूनाइट है, सबको क्या मिली हुई है, पावर मिली हुई है, सबको शक्तियां मिली हुई है और सब लोग अपनी मस्ती से क्या करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। सो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है इसके एग्जाम्पल है। डेफिनेशन पढ़ देता हूं आपके लिए। वेयर अ लार्ज country decides to divide its power between the constituent states and the national government, that is known as holding together federalism. क्लियर? पक्का कमेंट करके बताते रहिएगा, अपना प्यार जताते रहिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक पेपर में मैं बताता हूं, इसको 3 लिस्ट लिखा मैंने, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया, तो आप ये जो है स्लाइड्स जो है एज अपना पेपर में क्वेश्चन के तौर पे, आंसर के तौर पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली क्या करता है, हमारे 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है लेजिस्लेटिव पावर का, यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मतलब हमारे भारत में, भारत के संविधान में बकायदा रिटर्न के अंदर क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है कि किस तरीके से क्या करेंगे हम लोग जो है पावर को शेयर करेंगे। तो हमारे भारत में पावर को शेयर करने के लिए 3 लिस्टें जो है वो बनाई गई है बेटा। सबसे पहले आती है यूनियन लिस्ट, इसे कहते हैं संघ सूची कहते हैं हिंदी में ये। तो वो सारे मामले जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो नेशनल या जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। आर्मी की बात करते हैं, अगर आर्मी हर स्टेट के अंडर में आ जाए तो हर स्टेट अपनी अपनी आर्मी खड़ी करके हो जाएगा और हो सकता है कल को झगड़े क्रिएट हो जाए। पैसे की बात करते हैं, आज पूरे इंडिया में एक सिंगल करेंसी चल रही है, लेकिन हर स्टेट अपने आप में करेंसी बनाने में फ्री हो, तो भैया पंजाब की करेंसी हरियाणा में नहीं चलेगी, हरियाणा की क्या पता पंजाब में ना चले, अगर आपस में क्या हो जाए, उनके झगड़े हो जाए, बैंकिंग हो गई। तो वो मामले जो पूरी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं वो आते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल है, फॉरेन अफेयर्स हो गया आपका, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब मामले किसके अंदर आते हैं, आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर आती है आपकी कौन सी, स्टेट लिस्ट बेटा आती है। अब स्टेट लिस्ट की बात करें, वही सिंपल सा आंसर, वो मामले जो स्टेट और लोकल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे पुलिस, कभी देखा है इंडियन पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, तमिलनाडु पुलिस होता है बेटा। व्यापार के अंदर फ्री है, कॉमर्स में फ्री है, एग्रीकल्चर में फ्री है, इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था, ये वो सारे मामले हैं जिसके अंदर स्टेट क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे कानून बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी टाइप से इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। चलिए फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट आती है बेटा ये, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कुछ मामले जब संविधान लिखा गया था तो सारे कुछ नए मामले भी क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो आपको आगे बताऊंगा। एक तीसरी लिस्ट भी बनाई गई है, वो मामले जो स्टेट और यूनियन दोनों के लिए इक्वल क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो दोनों के लिए क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, उसे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है, जिसमें दोनों स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। सो देख लीजिए आप इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका। एजुकेशन पे आप देखा हरियाणा बोर्ड भी है, पंजाब बोर्ड भी है, इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड भी है। फॉरेस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन पे दोनों कानून बना सकते हैं, मैरिज, अडॉप्टेशन, सक्सेशन, इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, कोई किसी को रोकेगा नहीं। इसके अलावा एक मैं बता दूं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स बचते हैं जो उसमें लिखा नहीं था फाइल के अंदर। अगर कोई ऐसा मामला आ जाए, नया मामला जो तीनों लिस्ट में नहीं है, तो वो मामला कहलाएगा रेजिड्यूरी सब्जेक्ट कहलाएगा, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे भारत में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया, जो आपका भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसी हेडिंग पे चलेगा, नोट कर सकते हैं, हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया। चलिए देखिए, सो सबसे पहले हमारे भारत में क्या किया गया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, हमारे जितने भी राज्य हैं वो भाषा के आधार पे बच्चों क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब भाषा के आधार पे बनाने का मतलब ये था कि हर स्टेट जहां की अलग अलग बोली है, उन अलग अलग बोली वाले स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे दी गई कि अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। इसलिए किया गया था ताकि अलग अलग लैंग्वेज के लोग क्या कर सके, एक स्टेट में रहे। गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, ये सब आपको पता है अपनी अपनी भाषा वाले स्टेट्स हैं। तो कुछ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेस पे नहीं, बल्कि डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर के बेस पे क्या किए गए हैं,
क्रिएट किए गए हैं। अब आपको पता है उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, ये जो है इनका कल्चर ही बिल्कुल क्या है, अलग है। इनके कल्चर के बेस पे इनके स्टेट को क्या कर दिया गया, क्रिएट कर दिया गया। जब जब हमारे भारत में जरूरत पड़ी है तब तब क्या किया गया है, स्टेट्स को क्रिएट किया गया है। सबको लग रहा था कि इतने स्टेट क्रिएट कर देंगे तो हो सकता है कल को कंट्री में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल शांति से हम लोग रह रहे हैं बेटा। लैंग्वेज पॉलिसी, उसके बाद हमारे भारत की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी बन जाएंगे आपके। हमारे भारत के अंदर एक सेकंड फीचर जो है वो क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी के। हमारे भारत के अंदर किसी भी स्टेट को है, मतलब ये फोर्स नहीं किया गया कि भाई आपको यही लैंग्वेज करनी है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन ये मदर टंग सिर्फ 40% जो है इंडियंस की है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंग्लिश को भी क्या रखा गया, ऑफिशियल पर्पस में रखा है। इसके अलावा हमारे जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं उनके साथ साथ कोई भी स्टेट जो है अपनी लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल काम कर सकता है, कोई रोक टोक किसी पर नहीं है। उसके बाद हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात करें तो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट को रिलेशन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया ताकि मजबूत रहे बेटा ये। 1990 के अंदर चेंज आए थे बेटा ये। इस टाइप में क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी बन गई थी अलग अलग कंट्रीज के अंदर। कॉलिजन गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर में हम लोगों ने किया है इसको। कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी सरकार ना बना पाए तो कई पार्टियां एक टुगेदर इकट्ठी होती हैं और सरकार फॉर्म करती है, सो गठबंधन सरकार या कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी जाने के बाद सरकार को लगा कि भाई हम सेंटर स्टेट रिलेशन जो क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, और इसी लेवल पे हमारे पास थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, ये अब हम लोग कंसेप्ट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है, शहर के लिए नगर निगम हो गया, बड़े शहर के लिए नगर पालिका हो गया, गांवों के लिए पंचायत हो गई। तो एक लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी हमारे भारत में थर्ड टीयर क्या किया गया, शुरू किया गया, ताकि जो है पावर को अच्छे से क्या किया जा सके, शेयर किया जा सके। हमारे संविधान को बदला गया, थर्ड टीयर को मोर पावरफुल बनाया गया। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपका 1992 का जो अमेंडमेंट था वो बताओ आप, तो आप उसमें कहोगे कि जो 1992 का जो अमेंडमेंट था उसके अंदर क्या किया गया, लोकल गवर्नमेंट्स को तैयार किया गया, उनके इलेक्शन कंपलसरी किए गए और उनका इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, ठीक है, पंचायत लेवल की हो चाहे, और उनको उतनी पावर दी जाएगी जितनी और गवर्नमेंट्स को मिलती है। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट। पंचायत भी कहते हैं, आपको पता होगा बेटा, पंचायत के अंदर वार्ड मेंबर होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं, सरपंच होता है, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। तो एक गांव की तो हो गई, अगर एक गांव है तो उसकी क्या कहलाएगी, एक गांव की कहलाएगी पंचायत। अब एक एक करके कई गांव जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या कहलाएगी, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति कहलाएगी, और सारी पंचायत समितियां मिलकर क्या बनाएंगी बेटा, जिला परिषद बनाएंगी। अब जाहिर सी बात है, काम आपसे कोई पूछ ले कि इनके काम बताओ, सबका है, लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करना, बिजली की व्यवस्था करना, सफाई की व्यवस्था करना, हाउसिंग प्रॉब्लम जो भी है उनको सॉर्ट आउट करना, छोटे मोटे झगड़ों को सोल्व करना, जो इनका क्या है बेटा काम है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करें, म्यूनिसिपैलिटीज वो टाउन्स जो इलेक्टेड बॉडीज कंट्रोल करती है, म्यूनिसिपल कहलाती है, चेयरपर्सन होता है इसका। छोटे शहरों के लिए म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका जिसे कहते हैं, बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा जो क्या करेगा, इलेक्टेड बॉडी होगी, उसका एक मेयर होगा। पेपर में क्वेश्चन आता है हु इज द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आप क्या लिखेंगे, मेयर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या किया गया, एक थर्ड टीयर भी क्या किया गया, शुरू किया गया, जो क्या कर सके, हमारे जो है लोकल लेवल पे क्या कर सके, पावर को क्या कर सके, शेयर कर सके, पावर को बता सके। सो बस इतना ही था, दैट वाज ऑल। और मेरे स्टूडेंट्स जो है, मैंने उसको कहा था कि एक अच्छी सी पीपीटी तय करके दिखा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर करवाया था तो उसने इतनी अच्छी पीपीटी जो है ये वो तैयार की थी, और मैंने देखा था कि क्या मैं जैसे करता हूँ वो कर लेता, उसने बहुत अच्छी पीपीटी तैयार की है। और इसी तरीके से आप भी अपने पर्सनल नोट्स जो है बेटा क्या किया करो, तैयार किया करो, क्योंकि अगर आप अपने पर्सनल नोट्स तैयार करोगे तो उसका फायदा ये होने वाला है आपको कि आप इजीली जो कंसेप्ट है उनको क्या कर सकोगे, रिवाइव कर सकोगे। सो दैट वाज ऑल। आई होप कि ये चैप्टर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या कर दिया है, समझा दिया है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।